पावर, पावर का डेमोन्स्ट्रेशन और पावर का ईगो, ये दुनिया में हर एक अच्छी और बुरी एक्टिविटीज़ का कारण बनती हैं, स्पेशली अगर वो किसी कंट्री के पास हो तो। ये सब कुछ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा 12th की इस बुक कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। दिस इज चैप्टर नंबर 1, द कोल्ड वॉर एरा। दिस वीडियो इज़ ब्रॉट यू बाय मी, माई नेम इज़ मानव। और अगर आप चाहें तो मुझे सोशल मीडिया में भी फॉलो कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक्स में। सो विदाउट फर्दर डिले शुरू करते हैं द कोल्ड वॉर एरा। आइए चैप्टर का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। कॉन्टेम्प्रेरी का मीनिंग होता है लिविंग और अकरिंग एट द सेम टाइम। हिंदी में इसे समकालीन भी कहा जाता है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये तो हमेशा से चली आ रही है, लेकिन किसी न किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को पिक करना पड़ता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझने के लिए। और यहाँ पर इस बुक में वो पॉइंट ऑफ टाइम पिक किया गया है कोल्ड वॉर के एंड से, और यही इस बुक का सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है। तो हमारे लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम समझें कि आखिर कोल्ड वॉर क्या था। यहाँ पर हमें ये समझ में आएगा कि उस वक्त की जो दो सुपर पावर हैं जो कोल्ड वॉर के सेंटर भी थे, इनका डोमिनेंस कितना था और इनकी वजह से दुनिया के अलग अलग कोने में क्या चेंजेस आ रहे थे। इसी के साथ साथ हम बात करेंगे नॉन अलाइंड मूवमेंट की, जहाँ पर हमें समझ में आएगा कि कैसे इंडिया ने इस नॉन अलाइंड मूवमेंट को लीड किया था। नॉन अलाइंड मूवमेंट वो था मतलब जहाँ पर एक और कई कंट्रीज़ यूएसए के साथ थी, कई कंट्रीज़ यूएसएसआर के साथ थी, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो ना तो यूएसए की तरफ थी ना यूएसएसआर की तरफ थी, और ऐसी कंट्री कहलाती थी नॉन अलाइंड कंट्रीज़। तो ये समझ में आएगा कि कैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट इन दो सुपर पावर के लिए चैलेंज बन गया था, और जो नॉन अलाइंड कंट्रीज़ थी ये कैसे इस नए इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की वजह से अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस को गेन कर पाई। इसी के साथ चैप्टर में हमें ये भी समझ में आएगा कि जो नेम था, नॉन अलाइंड मूवमेंट था, इसमें इंडिया का रोल क्या था, और साथ में कैसे इसकी वजह से इंडिया के पॉलिटिकल इंटरेस्ट या हर एक एरिना में जितने भी इंडिया के इंटरेस्ट थे ये काफ़ी हद तक सेफ रहे। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, यहाँ पर बात की गई है क्यूबा की, एक ऐसी कंट्री जो अमेरिका के एकदम पास में है, लेकिन यहाँ पर इतना ज़्यादा आपको डेटा नहीं दिया गया है। कुछ डेटा मैं आपको अपनी तरफ से देता हूँ ताकि आप इसे इजीली रिलेट कर पाएँ। 1959 क्यूबा में रेवोल्यूशन हुआ, एक नई सरकार आ गई। सरकार किसकी थी? फिडेल कास्ट्रो की और चे ग्वारा की। चे ग्वारा जो कि आज भी यूथ आइकॉन माने जाते हैं। तो यहाँ पर दिक्कत ये थी कि जो क्यूबा था, जो फिडेल कास्ट्रो थे, जो चे ग्वारा थे, ये आइडियोलॉजी फॉलो करते थे यूएसएसआर की। कैसी आइडियोलॉजी? कम्युनिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, इस सब को। और यूएसए किसे मानता था? कैपिटलिज्म को। तो यूएसए को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था कि उसके जस्ट पास का एक कंट्री वो रशिया की, यूएसएसआर की आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। तो हमेशा से अमेरिका ने कोशिश की थी कि वो क्यूबा को इन्वेट करे और वहाँ पर अपना कब्जा जमा ले, हालांकि इसमें वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो अब बात आती है 1961 की। यहाँ पर रशिया को काफ़ी डर सताने लगा था। रशिया, जब भी मैं रशिया बोल रहा हूँ मतलब मैं बात कर रहा हूँ यूएसएसआर की, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स की। ये जो एक ग्रुप बना था ये था रशिया और कुछ अलग देशों का। बाद में ये डिसइंटीग्रेट हो गया था, लेकिन ये एक अलग मैटर है। अभी हम बात करते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की। तो यहाँ पर यूएसएसआर को डर सताने लगा था कि बहुत ही जल्दी जो यूएसए है ये इन्वेट कर देगा किसको? क्यूबा को, और ओवरथ्रो कर देगा फिडेल कास्ट्रो को। ये एक स्मॉल आइलैंड नेशन था, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जो बिल्कुल यूएसए के पास में था। और जो क्यूबा था ये सोवियत यूनियन का एक अलाय बन चुका था। इसी वजह से जो सोवियत यूनियन था ये इसे डिप्लोमेटिक एड भी प्रोवाइड करता था और फाइनेंशियल एड भी। डिप्लोमेसी में भी मदद करता और अगर पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो वो भी दिया करता था। इसके बाद ये जो डर बन गया था, इसी की वजह से जो निकिता क्रुश्चेव हैं, उस वक्त सोवियत यूनियन के ये लीडर थे, इन्होंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम जो क्यूबा की लैंड है वहाँ पर अपनी कुछ मिसाइल रख दें। इससे रशिया को डबल बेनिफिट था। क्या? एक तो क्यूबा सेफ रहेगा, और दूसरी बात ये है कि अमेरिका, जो कि अभी रशिया की रीच से दूर था, क्या था उस वक्त जो इनके पास मिसाइल थी वो इतनी कैपेबल नहीं थी कि रशिया से डायरेक्ट अमेरिका पे हमला कर पाए। लेकिन अगर रशिया अपनी मिसाइल को ले जाकर क्यूबा में रख जाता है तो इससे वो इजीली अमेरिका को कैप्चर कर पाएगा। तो बस क्या था, इसके बाद सीधे सीधे जो रशिया था उसने अपनी मिसाइल को उठाए और ले जाकर क्यूबा में प्लेस कर दिया। और फिर जब इन्होंने उस मिसाइल को क्यूबा में
प्लेस कर दिया। ये पहला टाइम था जब यूएस रेंज में आ चुका था कंप्लीटली, किसकी, यूएसएसआर की मिसाइल्स की रेंज में। और आए दिन जो यूएसएसआर है ये वहाँ पर जो नंबर ऑफ मिसाइल्स है उसको बढ़ाता जा रहा था। अब ये सारे इवेंट हो चुके थे, यूएसएसआर क्यूबा में मिसाइल रख चुका था। इसके 3 हफ्ते बाद जाकर पता चला था अमेरिकन्स को कि अरे क्यूबा में यूएसएसआर ने मिसाइल रख दी हैं। और इसके बाद जब ये बात जॉन एफ कैनेडी को पता चली, जो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे, वो काफ़ी परेशान हो गए थे। अब यहाँ से क्या हुआ, अब रशिया रिस्क तो नहीं ले सकता था बिल्कुल भी कि वहाँ पर एक फुल स्केल न्यूक्लियर वॉरफेयर हो जाए, तो वो ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं करना चाहते थे जिससे वॉर हो जाए दोनों बड़े बड़े नेशंस का। तो यहाँ ये डर तो रहे थे, लेकिन जो जॉन एफ कैनेडी हैं ये काफ़ी डिटरमाइंड थे इस बात को लेकर कि नहीं, हमें जो क्यूबा है यहाँ से इनके मिसाइल्स हटवा देने हैं। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा उस सीरियसनेस को समझ रहे थे कि अगर इनकी जो मिसाइल है ये क्यूबा में रहती है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें अमेरिका को फेस करनी पड़ सकती हैं। तो जो जॉन एफ कैनेडी थे ये अपनी डिटर्मिनेशन को प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इन्होंने ऑर्डर कर दिया अमेरिकन वॉरशिप्स को कि आप जाकर समुद्र में खड़े हो जाओ और अगर कोई भी आपको ऐसा शिप दिखाई देता है जो सोवियत यूनियन का हो तो उस पर अटैक कर देना। और इससे अमेरिका ये प्रूव करना चाहता था कि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस है इस क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को लेकर। और जो उस वक्त के ये क्लैशेस हुए थे, ये सारी एक्टिविटीज़ हुई थी, इसे ही कहा गया था क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये जो क्लैशेस हुए थे यहाँ पर क्यूबा में, इससे सारी दुनिया नर्वस हो चुकी थी क्योंकि सबको ये पता था कि यहाँ पर दोनों सुपर पावर इन्वॉल्व हो चुके हैं और अगर इनके बीच में युद्ध होता है तो ये कोई ऑर्डिनरी वॉर नहीं होगा क्योंकि दोनों के दोनों नेशन न्यूक्लियर पावर्ड थे। तो यहाँ पर राहत की सांस दुनिया ने तब ली जब दोनों साइड्स ने ये डिसाइड कर लिया कि वो वॉर नहीं करेंगे। इसी तरह धीरे धीरे सोवियत यूनियन के जो शिप्स थे ये वापस यूएसएसआर लौट गए थे। इन दोनों के बीच में, मतलब सोवियत यूनियन और यूएसए, इनके बीच में हाई पॉइंट कौन सा था कोल्ड वॉर का, वो यही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था। इसी को सबसे ज़्यादा टेंशन वाला टाइम माना जाता है यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। अब कोल्ड वॉर को रेफ़र किया जाता है एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन यूएसए एंड यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में जो टेंशन अराइज होते थे उनको, और इनके बीच में जो कॉन्फ्रंट्रेशन होते थे इसे, इन सभी एक्टिविटीज़ को मिला जुला कर कहा जाता था कोल्ड वॉर। यहाँ पर यूएसए और सोवियत यूनियन अकेले नहीं होते थे, इनके अलाइज भी साथ होते थे। कुछ कंट्री यूएसए के साथ होती थी, कुछ कंट्री सोवियत यूनियन के साथ होती थी। फॉर्चुनेटली यहाँ पर एक अच्छी एक्टिविटी हुई थी, वो ये थी कि कोल्ड वॉर कभी हॉट वॉर में कन्वर्ट नहीं हुआ। हॉट वॉर क्या है? हॉट वॉर जहाँ पर दो नेशन एक दूसरे के साथ फुल फ्लेजेड वॉरफेयर करते हैं, जहाँ वो अपनी आर्मी को और अपने वेपन्स को दोनों को यूज़ किया करते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में किसी भी तरह का हॉट वॉर नहीं हुआ था। यहाँ पर ऐसे कुछ रीजन्स थे जहाँ पर वॉर्स होते थे, जहाँ पर दो कंट्रीज़ एक दूसरे के साथ वॉर में इन्वॉल्व होती थी। एक को सपोर्ट करता था यूएसए, एक को सपोर्ट करता था सोवियत यूनियन, और वो अपने अलाइज को सपोर्ट किया करते थे और उन दोनों के बीच में युद्ध चलता रहता था। लेकिन फिर भी ठीक है, इसमें कम से कम ये एक अच्छी चीज़ निकल कर आई थी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर या फिर किसी और तरह का ग्लोबल वॉर सामने निकल कर नहीं आया था। जो कोल्ड वॉर है, क्या ये केवल मैटर था पावर राइवलरीज का और मिलिट्री अलाइंसेस का या फिर बैलेंस ऑफ पावर का? जी नहीं, यहाँ पर और भी कॉन्फ्लिक्ट थे। कैसे कॉन्फ्लिक्ट थे? इनके बीच में आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स थे कि कौन किससे ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर ये डिस्कस होता था कि किस आइडियोलॉजी की वजह से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रीजन में रह सकती है, इकोनॉमिकली वो तेज़ी से आगे बढ़ सकते हैं, सोशल लाइफ जो होगी वो अच्छी रहेगी। तो जो वेस्टर्न अलायंस था इसे लीड करता था कौन? यूएस। और यूएस की आइडियोलॉजी क्या थी? इसकी आइडियोलॉजी थी लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। और जो सोवियत यूनियन है इसकी आइडियोलॉजी कैसी थी? इसकी आइडियोलॉजी थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। क्लास 11th में ये आपको सारी की सारी आइडियोलॉजीज़ पढ़ा दी गई हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म मतलब कैपिटलिज्म जहाँ पर
प्राइवेट फर्म्स को पूरी छूट होती है कि वो अपना बिजनेस कर सकते हैं, उसे स्टेट ओन नहीं करता, मतलब वहाँ की सरकार इसमें इंटरफेरेंस नहीं करती। और वहाँ डेमोक्रेसी होती है, मतलब वहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम में हमेशा चुनाव होते हैं जिसे जनता चुनती है। लेकिन सोशलिज्म और कम्युनिज्म में क्या डिफरेंस है? सोशलिज्म में जो सारी की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं या जो सारे एक कंट्री के असेट्स होते हैं उसे कौन ओन करता है? उसे ओन करता है वहाँ का स्टेट, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट। और कम्युनिज्म में मल्टी पार्टी सिस्टम नहीं होता, बाई पार्टी सिस्टम होता है। रशिया और चाइना को आप उठा लीजिए, यहाँ पर एक ही पार्टी एग्जिस्ट करती है। व्हाट इज़ द कोल्ड वॉर? आइए कोल्ड वॉर को थोड़ा और करीब से जानते हैं। द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इज़ अ लैंडमार्क इन कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था, ये एक काफ़ी बड़ा लैंडमार्क था उस वक्त की वर्ल्ड पॉलिटिक्स के लिए। 1945 में जो अलाइड फोर्सेस थी, अलाइड फोर्सेस में यूएस था, सोवियत यूनियन था, ब्रिटेन था और फ्रांस था। जी हाँ, वर्ल्ड वॉर में यूएस और यूएसएसआर एक ही तरफ से लड़े थे और इन्होंने मिलकर हराया था एक्सेस पावर्स को। एक्सेस पावर्स में कौन कौन थे? जर्मनी, इटली और जापान। 1939 में शुरू हुआ ये युद्ध, ख़त्म हुआ था 1945 में। ये एक ऐसा इवेंट था, ये एक ऐसा वॉर था जहाँ पर वर्ल्ड के सारे मेजर पावर इन्वॉल्व हो गए थे। और ये वॉर ना केवल यूरोप बल्कि यूरोप के बाहर भी पहुँच चुका था, जैसे साउथ ईस्ट एशिया में, चाइना में, बर्मा में और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में। इस वॉर में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था। किसका? ह्यूमन लाइफ्स का, सिविलियन प्रॉपर्टी। इसी तरीके की तबाही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हो चुकी थी, जो कि चला था 1914 से 1918 तक, और वहाँ भी काफ़ी लॉस ऑफ लाइफ्स हुई थी। जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, इसका जो एंड है, इसे ही हम कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत थी कोल्ड वॉर की, क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफाइड डेट नहीं है, लेकिन हाँ, यहाँ से इमरजेंस होता है कोल्ड वॉर का। वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था जब यूएस ने जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब्स गिरा दिए थे। एक गिराया था हिरोशिमा में, एक गिराया था नागासाकी में, और ये इवेंट हुआ था अगस्त 1945 में, और इसी वजह से जापान को सरेंडर करना पड़ गया था। अब जो क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो ये यूएस का डिसीज़न है ये गलत था, क्योंकि उस वक्त जापान बस सरेंडर करने ही वाला था और वहाँ पर बॉम्बिंग करना एकदम अननेसेसरी था। और उन्होंने ये कहा कि जो यूएस का इंटेंशन था वो सोवियत यूनियन को ये दिखाना था कि उसके पास न्यूक्लियर पावर आ चुका है, और इसे देख के जो सोवियत यूनियन है वो अपने मिलिट्री और पॉलिटिकल गेन ये दोनों एशिया में रोक दे। क्या हुआ था? जो सोवियत यूनियन था ये काफ़ी इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा था एशिया में, और अमेरिका को सोवियत यूनियन को रोकना था। ये व्यू था किसका? क्रिटिक्स का। लेकिन यूएस सपोर्टर क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि वहाँ पर बॉम्बिंग करना नेसेसरी थी ताकि ये जो वर्ल्ड वॉर है तुरंत ख़त्म हो जाए और आगे चलकर और ज़्यादा अमेरिकन और उनके अलाइज की जो सोल्जर्स हैं, फोर्सेस हैं, उनकी लॉस ऑफ लाइव्स ना हो। खैर, जो भी मोटिव्स रहे हों, इसके कॉन्सिक्वेंसेस ये था कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो ख़त्म हो चुका था, और यही वो स्टेज थी जहाँ से दो नए सुपर पावर का उदय होता है। कौन थे ये? ऑब्वियसली यूएसए और यूएसएसआर थे। यहाँ पर हार हो चुकी थी जर्मनी की और जापान की। काफ़ी बुरी तरीके से यूरोप तबाह हो चुका था, और दुनिया के कुछ और ऐसे भी हिस्से थे जो तबाही झेल रहे थे। अब बचे थे केवल यूएस और सोवियत यूनियन, जो अपना इन्फ्लुएंस अर्थ में ग्लोबली हो रहे दूसरे इवेंट पर डाल सकता था। वो दूसरे इवेंट को अपने हिसाब से इन्फ्लुएंस कर सकता था, अपने हिसाब से शेप कर सकता था। अब जबकि कोल्ड वॉर यहाँ पर शुरू हो रहा था यूएस और यूएसएसआर के बीच में, यहाँ पर उन लोगों ने ये बात तो बिल्कुल समझ ली थी कि बॉम्बिंग से या फुल फ्लेजेड वॉर से जो डिस्ट्रक्शन होता है, या जो एटम बॉम्ब से एक दूसरे के ऊपर डिस्ट्रक्शन होगा, ये बेरेबल नहीं होगा, ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा किसी भी कंट्री के लिए। इसी वजह से यहाँ पर ये वॉर कोल्ड ही रहा। लॉजिक काफ़ी सिंपल था लेकिन सच था। दो सुपर पावर जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हों, और वो अगर एक दूसरे पे इनका यूज़ कर लेंगे तो इससे क्या होगा? काफ़ी सारी डेथ्स होंगी, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, और ये एक दूसरे को भी एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी किसी तरीके से नहीं होगा। इतने सारे प्रोवोकेशंस के बाद, मतलब जैसे कि आप एग्जांपल में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को ले लीजिए, इतने सारे प्रोवोकेशंस होने के बाद भी दोनों साइड में से किसी ने भी
फुल फ्लेजेड वॉर का रिस्क नहीं लिया था, क्योंकि अगर वो वॉर करते तो इससे उन्हें पॉलिटिकल गेन तो हो जाता, लेकिन इससे जो डिस्ट्रक्शन होता वो दोनों तरफ की सोसाइटीज़ या दोनों तरफ की गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं झेल पाती। अगर न्यूक्लियर वॉर जैसा कोई भी एक इवेंट होता इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हो जाता कि यहाँ पर कौन विनर है और कौन लूज़र है ये डिसाइड ही नहीं हो पाता। अगर इनमें से कोई एक ट्राई भी करता कि वो सामने वाले के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उन्हें डिस्ट्रॉय करते, तो दोनों कंट्रीज़ के पास इतने न्यूक्लियर वेपन्स हो चुके थे कि सामने वाली कंट्री के अगर हम वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर भी देते तो भी इतने वेपन बच जाते कि वो अपनी राइवल कंट्री के यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन कर दे कि वो उसके लिए अनएक्सेप्टेबल हो जाए। और इसी तरह का जो लॉजिक है इसे हम कहते हैं द लॉजिक ऑफ डिटरेंस, जहाँ पर एक कंट्री का दूसरी कंट्री के खिलाफ रिटेलिएट करने की कैपेसिटी तो होती है, लेकिन यहाँ पर वो किसी भी तरीके का वॉर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इतना डिस्ट्रक्शन हो जाएगा कि वो उनके लिए बेरेबल नहीं होगा। इसीलिए यही जो लॉजिक ऑफ डिटरेंस था ये कारण बना किसका, कोल्ड वॉर का, कोल्ड वॉर रहने में। ये कन्वर्ट नहीं हुआ किसी भी तरह के हॉट वॉर में या फिर शूटिंग वॉर में। ये जो डिटरेंस रिलेशनशिप होती है ये दो बहुत बड़ी कंट्रीज़ को एक दूसरे के साथ युद्ध करने से रोक देती हैं। अब यहाँ पर हमें एक नोट करने वाला मेन फीचर क्या है, वो है मिलिट्री फीचर। किन का, मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर दो सुपर पावर थी, अब इनके राइवल ब्लॉक्स बन चुके थे। मतलब कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो एक तरफ थी और कुछ कंट्री ऐसी थी जो दूसरी तरफ थी, और उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जा रही थी कि वो काफ़ी रैशनल और रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव करेंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उससे काफ़ी परेशानियाँ खड़ी हो सकती हैं। दे वर टू बी रैशनल एंड रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस दैट दे अंडरस्टूड द रिस्क इन फाइटिंग वॉर्स दैट माइट इन्वॉल्व द टू सुपर पावर। अगर वो रैशनल और रिस्पॉन्सिबल वे में बिहेव नहीं करेंगे तो इनकी वजह से ये जो दो सुपर पावर हैं ये इस युद्ध में शामिल हो जाएंगे और यहाँ पर काफ़ी तबाही हो सकती है। लेकिन उनके बीच में एक डिटरेंस रिलेशनशिप भी थी, जिसकी वजह से वो आपस में तो इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन वो अपने अलाइज को इतना कैपेबल करते जाते कि वहाँ से भी एक वॉर हो सकती थी, और ये वॉर काफ़ी मैसिवली डिस्ट्रक्टिव हो सकता था। रिस्पॉन्सिबिलिटी देयरफॉर मेंट बीइंग रेस्ट्रेंड एंड अवॉइडिंग द रिस्क ऑफ अनदर वॉर। तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि युद्ध को दूर रखा जाए, रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया जाए और एक और वर्ल्ड वॉर को अवॉइड किया जाए, उसके रिस्क को अवॉइड किया जाए। इन दिस सेंस द कोल्ड वॉर मैनेज टू इंश्योर ह्यूमन सर्वाइवल। और इसी वे में आखिरकार जो कोल्ड वॉर था इसने ह्यूमन सर्वाइवल के लिए जो नेसेसरी स्टेप थे वो ले लिए। इसने जो मैनकाइंड था इस पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया था, विश्व युद्ध के जोखिम से बचा। द इमरजेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स। यहाँ हमें देखने मिलेगा कि कैसे दुनिया दो खेमों में बंटती जा रही थी। यहाँ पर ये जो दो सुपर पावर थे ये अपने स्फीयर को बढ़ाना चाहते थे, ये अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते थे दुनिया के दूसरे पार्ट्स में भी, दूसरी कंट्रीज़ को भी ये अपने इन्फ्लुएंस में लेना चाहते थे। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो दुनिया है ये दो अलायंस सिस्टम्स में डिवाइड हो चुकी थी, और इन दो सुपर पावर्स में से एक कंट्री के पास ऑप्शन होता था कि वो एक के पास डेफिनेटली रहे ही रहे, और उनके अलायंस में जाने से ये फ़ायदा होता था कि उन्हें मिल जाती थी प्रोटेक्शन, और इसी के साथ साथ वो जो दूसरी सुपर पावर के जो इन्फ्लुएंस है उससे भी बचा रहता था, और अगर उनके अलाइंस से भी कोई ख़तरा होता था तो वो उससे भी बच जाया करते थे। इसी के साथ साथ जो ये छोटे स्टेट्स थे ये इस अलायंस में शामिल तो हो रहे थे, लेकिन ये जो सुपर पावर हैं ये उनको अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए शामिल किया करते थे। इन्हें शामिल कर लेने से जो स्मॉलर स्टेट्स हैं उन्हें भी फ़ायदा मिलता था, उन्हें मिलता था प्रॉमिस प्रोटेक्शन का, वेपन्स का, और अगर उन्हें कोई फाइनेंशियल एड चाहिए, कोई इकोनॉमिक एड चाहिए तो ये भी उन्हें मिल जाती थी, जो कि इनकी मदद करती थी इनके लोकल राइवल्स के ख़िलाफ़ और इनके नेबरिंग कंट्री के ख़िलाफ़। अब नेबरिंग कंट्री क्यों? क्योंकि जो ज़्यादातर राइवल्स होते हैं ये अक्सर नेबर में ही एग्जिस्ट करते हैं। आप एग्जांपल के लिए इंडिया और पाकिस्तान को
उठा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो अलायंस सिस्टम है, ये जो दो सुपर पावर हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में ये खतरा डाल दिया था कि हर एक कंट्री को किसी न किसी एक सुपर पावर के इन्फ्लुएंस में जाना ही होगा। और ये सबसे पहले कहाँ हुआ? ये सबसे पहले हुआ था यूरोप में। जो ज़्यादातर वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था यूएस को, और जो ईस्टर्न यूरोप कंट्रीज़ थी, इन्होंने ज्वाइन कर लिया था सोवियत कैंप को। और इसी वजह से इसे कहा गया था वेस्टर्न अलायंस एंड ईस्टर्न अलायंसेस। यहाँ पर मैप में आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा, जो कि मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा इस पैराग्राफ के, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जो वेस्टर्न अलायंस थी, इसी ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। कैसी ऑर्गेनाइजेशन? इसका नाम रखा गया नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नेटो भी कहा गया। इसका एग्जिस्टेंस हुआ था अप्रैल 1949 में। ये एसोसिएशन थी 12 स्टेट्स की, और इन्होंने एक पॉलिसी फॉर्मुलेट कर ली थी। क्या पॉलिसी थी? कि अगर इन 12 कंट्रीज़ में से, जो कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप से है, अगर एक कंट्री पे भी हमला हो जाता है तो ये पूरे के पूरे नेटो पर हमला माना जाएगा। और यहीं पर ये एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, एक दूसरे पर अटैक होने की सिचुएशन पर सामने वाले पे हमला करने के लिए बॉन्डेड हो गए थे। फिर क्या था? इसका रिजल्ट तो देखने मिलना बिल्कुल स्वाभाविक था। क्या हुआ? ईस्ट में एक अलायंस बना, मतलब सोवियत यूनियन का, जिसे नाम दिया गया वॉर्सो पैक्ट। इसे लीड कर रहा था सोवियत यूनियन, और ये क्रिएट किया गया था 1955 में। और इसके मेन प्रिंसिपल फंक्शन क्या रहे होंगे? आप इजीली गैस कर सकते हैं। टू काउंटर नेटो फोर्सेस। International alliances during the Cold War era were determined by the requirement of the superpower and the calculations of the small states। यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो कोल्ड वॉर एरा था, यहाँ पर हर एक कंट्री को किसी न किसी के पास तो जाना ही होता था, और वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस सुपर पावर के पास जाया करती थी। और जब ये छोटी कंट्रीज़ उन सुपर पावर के पास शामिल होती थी, तो इसे एक विन विन सिचुएशन कंसीडर किया जाता था। अगर एक देश शामिल हुआ किसी भी एक सुपर पावर के पास, तो उसे एक जीत की सिचुएशन माना जाता था। अब यहाँ पर आप देख ही सकते हैं कि जो यूरोप था, ये एक एरिना बन चुका था कॉन्फ्लिक्ट का, सुपर पावर्स के कॉन्फ्लिक्ट का। वेस्ट यूरोप जा चुका था यूएस के पास, ईस्ट यूरोप जा चुका था सोवियत रशिया के पास। In some cases, the superpower used their military power to bring countries into their alliance। क्या होता था? कई बार कुछ ऐसे देश होते थे जो मानते नहीं थे कहीं भी जाने के लिए, तो इसके लिए ये जो सुपर पावर हैं कई बार अपनी मिलिट्री फोर्सेस को यूज़ कर लिया करते थे। और इसका एक एग्जांपल क्या है? सोवियत यूनियन का इंटरवेंशन, जो कि ईस्ट यूरोप में हुआ था। जो सोवियत यूनियन था, इसने अपना ईस्टर्न यूरोप में इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए अपनी आर्मी की प्रेजेंस बढ़ा दी थी, जिससे कुछ ऐसे देश थे जो डरकर इस यूनियन में शामिल हो गए थे। यहाँ पर अमेरिका ने एक दिमाग का काम किया। उसने सोचा क्यों ना नेटो के जैसे हम और भी अलाइंसेस बना दें। तो वो मूव कर गया ईस्ट, वेस्ट और साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। वेस्ट एशिया, जिसे मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है, यहाँ पर सारे के सारे वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर ऑयल काफ़ी मात्रा में होता है, जैसे यूएई, कतर, इराक, ईरान। हाँ, तो यहाँ पर इन्होंने बनाया एक नया अलायंस। इसका नाम इन्होंने रखा सीटो, जिसका फुल फॉर्म था साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसी के साथ इन्होंने एक ग्रुप और बनाया जिसका नाम इन्होंने रखा सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये सब देख के सोवियत यूनियन भी कहाँ शांत बैठने वाला था। उसने हाथ मिलाया चाइना से, कम्युनिस्ट चाइना से, और इन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाकर क्लोज रिलेशन डेवलप कर लिए। किसके साथ? नॉर्थ वियतनाम, नॉर्थ कोरिया और इराक के साथ। अब कोल्ड वॉर के बढ़ते जाने से दुनिया में एक नया खतरा मंडराने लगा था, और वो खतरा ये था कि ये जो दुनिया है ये दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाएगी, और कभी अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पर हो जाएगा वॉर और पूरी दुनिया मिट जाएगी। इसी के साथ साथ एक नया खतरा मंडरा रहा था उन कंट्रीज़ के ऊपर जिन्होंने अभी अभी इंडिपेंडेंस हासिल की थी। किससे? कॉलोनियल पावर्स से। कौन थी ये कॉलोनियल पावर्स? जैसे ब्रिटेन और फ्रांस। इन कंट्रीज़ को ये डर सता रहा था कि कहीं इतनी मुश्किल से मिली फ्रीडम को ये फिर से ना खो दें। और इसी सब के बीच ये जो अलाइंसेस बने थे,
ये काफ़ी जल्दी क्रैक्स की तरफ बढ़ गए थे, इनमें क्रैक्स पड़ने लगे थे, इनमें स्प्लिट्स होने लगे थे। एग्जाम्पल के तौर पे जो कम्युनिस्ट चाइना था, इसका झगड़ा हो गया था यूएसएसआर के साथ कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट में, मतलब कुछ ज़मीन की वजह से इनका झगड़ा हो गया 1950 और 1969 में। और इसी वक्त एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप निकल कर आता है जिसका नाम होता है नॉन अलाइंड मूवमेंट। यहाँ पर वो सारी कंट्रीज़ होती हैं जो नई नई बनी होती हैं और इन्हें नया नया इंडिपेंडेंस मिला होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सुपर पावर इतने पावरफुल थे तो इन्हें अलाइज की ज़रूरत क्यों पड़ती थी। आखिरकार इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स थे, इनके पास रेगुलर आर्मीज़ थी और ये इतने पावरफुल थे कि एशिया और यूरोप के एशिया और अफ्रीका के सारे स्मॉल स्टेट को मिला दें, इवन यूरोप को भी मिला दें, तो भी ये सुपर पावर्स को मैच नहीं कर सकते थे। तो इसका कारण ये है, सुपर पावर जो दूसरी कंट्रीज़ को मिला रहे थे वो इसलिए मिला रहे थे, इसका पहला कारण है वाइटल रिसोर्सेज। सुपर पावर्स को एक्सेस मिल जाता था उन छोटी कंट्रीज़ के रिसोर्सेज का, जैसे कि ऑयल और मिनरल। फिर इन्हें मिलती थी टेरिटरी, जैसे आपने देखा होगा रशिया ने क्यूबा का इस्तेमाल करके वहाँ पर मिसाइल रख दिए थे, उसी तरह सुपर पावर्स को एक्सेस मिल जाता था ज़मीन का, जहाँ पर वो अपने वेपन्स को रख सकते थे और ट्रूप्स को रख सकते थे। इसी के साथ साथ उन्हें मिलती थी लोकेशंस, जहाँ पर वो एक दूसरे के ऊपर स्पाई कर सकते थे, एक दूसरे के ऊपर जासूसी कर सकते थे। और साथ में मिलता था इकोनॉमिक सपोर्ट। इकोनॉमिक सपोर्ट कैसे? जैसे मान लीजिए अमेरिका का एक अलाय है, उसे अपनी मिलिट्री को ट्रेन करना है और अमेरिका उसमें हेल्प करता है, तो डेफिनेटली अमेरिका उससे पैसे लेगा। तो इन दिस वे यहाँ पर इकोनॉमिक सपोर्ट भी मिल जाया करती थी। ये सब तो ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर एक झगड़ा इस बात का भी होता था। किस बात का? आइडियोलॉजिकल रीजन का। यहाँ पर जब भी किसी भी सुपर पावर के पास एक कंट्री बढ़ जाती थी तो वहाँ जीत मानी जाती थी आइडियाज़ की। कैसे आइडियाज़ की? जो यूएसए और यूएसएसआर के होते थे। अगर किसी कंट्री ने ज्वाइन किया यूएसए को, मतलब वो लिबरल है और डेमोक्रेसी पे बिलीव करता है और कैपिटलिज्म पर बिलीव करता है। और अगर किसी कंट्री ने ज्वाइन किया सोवियत रशिया को, इसका मतलब यहाँ पर जीत होती है सोशलिज्म की और कम्युनिज्म। आइए समझते हैं उन कंट्रीज़ को जो कोल्ड वॉर में या तो नेटो का पार्ट थी या वॉर्सो पैक्ट का पार्ट बनी। शुरू करते हैं हम नेटो के साथ। नेटो फॉर्म हुआ था कब? 1949 में। यहाँ पर कंट्रीज़ हैं, ये है नॉर्वे, डेनमार्क, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेल्जियम, लग्जमबर्ग, और इसी के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इटली, ग्रीस, टर्की और वेस्ट जर्मनी। अब यहाँ पर हम बात करते हैं वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स की। ये कब साइन हुआ था? 1955 में। और इसमें कौन शामिल था? यूएसएसआर, पोलैंड, ईस्ट जर्मनी, चेकोस्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया और बुल्गारिया। इसमें आप देख सकते हैं बीच में एक कम्युनिस्ट नेशन भी है जिसका नाम है यूगोस्लाविया, और 3 ऐसे नेशंस हैं जो कहीं भी शामिल नहीं हैं। कौन कौन से? फिनलैंड, स्वीडन और आइए मैप के थ्रू हम समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड, सेकंड वर्ल्ड और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को। फर्स्ट वर्ल्ड की बात करते हैं। आपको जो ये येलोइश पार्ट दिखाई दे रहा है, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कोल्ड वॉर में यूएसए के साथ थी। फिर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर रेडिश पार्ट, ये वो कंट्रीज़ हैं जो कोल्ड वॉर के दौरान यूएसएसआर के साथ थी। इसके बाद बचती हैं थर्ड वर्ल्ड। ये जो ग्रीनिश पार्ट दिख रहा है आपको, जहाँ पूरा साउथ अमेरिका, एशिया का हमारा साउथ ईस्ट पार्ट और अफ्रीका, ये सारे वो नेशंस हैं जो ना तो फर्स्ट वर्ल्ड यानी यूएसए के साथ थे, ना तो सेकंड वर्ल्ड यानी यूएसएसआर के साथ थे। ये अपना इंडिपेंडेंटली रह रहे थे। और कई बार ये जो थर्ड वर्ल्ड टर्म है इसको यूज़ किया जाता है डेवलपिंग नेशंस के लिए। तो कई बार आप देखेंगे कि डेवलपिंग नेशंस की जगह पर लिखा हुआ है थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़, तो आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों एक ही हैं। तो यहाँ पर ख़त्म होता है हमारा पार्ट 1। मैं आपसे मिलूँगा अगले पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। माय नेम इज़ मानव, साइनिंग।